नमस्कार, जय श्री राम। भारत देश में एक जैन वकील और एक ईसाई मुख्यमंत्री, इनको खाना है कि भैया हम गाय और बछड़े को काट के खाएंगे। अब वैसे तो विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य भी एक जानवर है और गाय भी जानवर है, जानवर तो दोनों है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक जैन वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भैया दलील दी और सरकार ने मांग पूरी कर दी। ये साले भड़वे पत्रकार और ये लोग दिन रात गांधी का नाम लेंगे कि ये देश गांधी का है, गांधी का है, गांधी का है। और गांधी के जीवन में जितनी चीजें थी अलग बात, लेकिन वो गौ हत्या के जबरदस्त विरोधी थे और वो उन्होंने सैकड़ों बार ये बोली है। और ये जजमेंट आया। कानूनी मामलों के जानकार हैं अनुपम सर। सॉरी सर, मुंह से गाली निकल गया, क्रोध में तो हूं ही मैं। प्रणाम। नमस्कार अभिषेक। तब तो ये दिन ठीक ही है कि अभी तो ये है कि कोर्ट में किसी ने सीजीआई को मां की गाली दी, हालांकि मैं तो गलत मानता हूं, लेकिन वो दिन दूर कहां है जब बंगाल की तरह जज दौड़ा दौड़ा के पीट दिए जाएंगे जजमेंट के नाम पे। क्योंकि हिंदुओं के देश में यही तो एकमात्र हमारे पास टुकड़ा है और यहां इस प्रकार का निर्णय आ जाना है, आप कैसे देखते हैं सर? अगर ये इतना बड़ा इशू है तो भारत सरकार को किसने रोका है? पूरे देश में गौ हत्या बैन कर दे। संविधान में तो गौ हत्या बैन था ही ना सर, संविधान के अनुसार। नहीं है। नहीं है, गौ हत्या पे बैन सच नहीं है। और आप ये देखें, कानूनी अपराध है ना सर गौ हत्या करना? नहीं, आप ये बताइए ना कि अभी देखिए बंगाल में आपने जहां शुभेंदु अधिकारी इतना फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, वो भी गौ हत्या बैन नहीं किया उन्होंने उसमें इफ एंड बट लगा दिए। 14 साल से ज्यादा उम्र हो, बीमार हो, वेट सर्टिफिकेट हो, पर बैन नहीं किया। इसी तरह के कुछ कानून तमिलनाडु में भी है। और उन तमिलनाडु सरकार में जोसेफ विजय की सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हमारे यहाँ कानून में ये बैन का कोई प्राविधान ही नहीं, केंद्र सरकार बैन करती नहीं, राज्य सरकार ने बैन किया नहीं, तो जज साहब जुडिशियल बैन लगा रहे हैं। कानूनी रूप से वो सही कह रहे हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें बैन लगाया था। फिर अच्छा देखिए, मोटी सी बात ये समझ लीजिए कि इसमें दो राय नहीं है, और इसको मैं हमेशा कहता हूं कि गाय काटते भले मुसलमान हैं, पर उनको बेचने वाले तो हिंदू हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी स्मगलिंग में हिंदू बहुत बड़े संख्या में इन्वॉल्व है। और जो मुसलमान गाय को काटते हैं, इसी बात पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि गाय काटना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के फर्ज है गाय काटना। ऑन द कॉन्ट्ररी के बहुत ढेर सारी हदीस बताती हैं कि हजरत मोहम्मद इसके खिलाफ थे। तो ऐसे में उन्होंने रोक लगा दी। तो जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच में जोसेफ विजय की सरकार गई और उसने कहा साहब वो बकरीद और ईद पे गाय काट रहे हैं मुसलमान, और बाकी समय भी काट रहे हैं, तो उनकी भी अपने इस तरह के है कि 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे 14 साल है शायद, वहां 10 साल का है, लेकिन बैन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक दिलचस्प सा आदेश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर को आउटराइट खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, लेकिन मैं मानता हूं कि सुधार भाई कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टे कर दिया, अब अगली बार वो मुकदमा कब सुनवाई पे आएगा किसको मालूम, किसे मालूम है कि सुनवाई पे कब आएगा। एक मामूली आदमी ने पीआईएल किया मद्रास में, राज्य के पास असीमित रिसोर्सेज हैं, वो चली आई अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को किया, जो एक दिन का फिनोमिनल लाखों में फीस लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो आदमी जिसने पीआईएल किया था,
उसकी तो हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट आके लड़े। तो अब ये मुकदमा दोबारा कब आएगा हियरिंग पे, आएगा भी कि नहीं आएगा, ये स्टे ऑर्डर ही फाइनल हो जाएगा, हु नोस। तो मेरा अपना मानना है कि भाई आपको अगर लग रहा था कि मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उस हिसाब से देख लेते। लेकिन अब तमाम जगह भारत में, अब गोवा में गोमांस खाया जा रहा है, केरल में खाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह खाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी बैन तो नहीं है और तमिलनाडु में भी बैन नहीं है। तो अब ये इसमें दो राय नहीं है कि जोसेफ विजय की सरकार ने सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए गाय काटने का अधिकार उनको दिलाने का प्रयास किया, जिसमें वो अभी फिलहाल सफल है। पर इसमें भी दो राय नहीं कि पार्लियामेंट इसमें एक एक्ट क्यों नहीं बना देती कि नहीं, गाय नहीं काटी जाएगी। ये हिंदुओं का देश है, यहाँ 80% हिंदू रहते हैं और गाय हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र जानवर है, हम उसे नहीं काटने देंगे। उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, क्या बुराई? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन ये सरकार तो मिजरेबली सत्ता के लिए इतनी फेल्ड हुई है कि इसे केरल का मुंह नहीं छूटता, तमिलनाडु में सही राजनीति नहीं कर पाते, केरल के मोह के कारण पंजाब में वो एंटी क्रिश्चियन राजनीति नहीं हो पा रही है। तो सत्ता के मोह में तो यहाँ ये फंसे हुए हैं कि सारी चीजें तकिए पर है। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पीआईएल चूंकि फूड चॉइस की बात हो रही है फ्री, तो मेरा मन होगा तो फिर तो मुझे इंसानों का भी मांस खाने का मुझे मिलना चाहिए अधिकार। सर, क्यों नहीं मिलना चाहिए? खाली गाय भी जानवर है, इंसान भी जानवर है, स्किन आउट करके उसको भी टांग करके मार के खाने का मेरा चॉइस है, मेरा मन है, हम खाएंगे। अगर मन मर्जी पे ही चल रहा है, कुतर्क पे ही चलेगा तो। अभिषेक, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका जवाब देने के लिए उपयुक्त आदमी हूं, क्योंकि मैं सामान्य तौर पर बहुत ही निष्पक्ष होकर जवाब देने का प्रयास करता हूं। परंतु चूंकि मैं एनिमल शेल्टर चलाता हूं, जानवरों से मेरा विशेष लगाव है, तो मेरा जवाब तो बड़ा एक तरफा आएगा, बहुत ही ज्यादा एक तरफा आएगा। मैं तो किसी भी तरह की जीव हत्या के पूरी तरह खिलाफ हूँ। और बाकी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि या तो किसी भी प्रकार के जीव का हत्या अपराध होना चाहिए। नहीं, आप ये मतलब मुझे लगता है कि हम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और गाय का नहीं, भैंस का ही सही, अगर हम भैंसे का गोश्त एक्सपोर्ट करके कई बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम उसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, उसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता भारत जैसे देश को भैंसे का गोश्त एक्सपोर्ट करना चाहिए। पर कहाँ तक जाएंगे? हम तो सी फूड भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो मछली भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो केकड़े भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉन्स भी कर रहे हैं। तो कहाँ तक जाएंगे? मतलब मेरा एक बड़ा अलग सा एक्सट्रीम व्यू है। मेरा वश चले तो मैं कहीं कुछ भी ना होने दूं, लेकिन जब आप अब तमाम लोग हैं जो मछली को नॉनवेज ही नहीं मानते। चलिए, मैंने ठीक है। बंगाल में इसको जल तरोई सुना है, तो उसको जो है जल तरोई कह दिया, फिर उससे मछुआरों की एक रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं इसके ऊपर जवाब देने के लिए उपयुक्त आदमी नहीं हूँ। बाकी तो हमने अभी चीन में देखा कि साहब, उन्होंने कहा वहां पे बाढ़ में हजारों कोबरा नजर आए। सवाल ये, इतने कोबरा हो क्या रहे थे? पता है, कोबरा फार्मिंग हो रही, कोबरास की फार्मिंग हो रही है, उनका गोश्त खाया जा रहा है, उनकी खाल से चमड़ा निकाल के सामान बनाया जा रहा है, उनके अंगों से दवाएं बनाई जा रही हैं। तो पता नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा है अभिषेक, जहां पर आकर ना मुझे जवाब सूझता है और ना मैं अपने आप को इसके लिए उपयुक्त पाता। मैं समझ गया कि आपकी स्थिति कमोवेश मेरे जैसी है, कि मतलब इंसान का ही खाली अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है इस दुनिया में। मैं वहां से एक और जजमेंट की तरफ आना चाह रहा हूँ सर। एक जजमेंट और आया, और दिल्ली में आया सर। 2020 में ऐसा कोई वामपंथी सेलिब्रिटी नहीं था जिसने ताहिर हुसैन के संदर्भ में बैटिंग ना की हो। कमाल की बैटिंग की, सेकुलरिज्म के चैंपियन सामने आए। फाइनली जजमेंट सामने आया, और जो हमारे आईबी के अफसर थे अंकित शर्मा,
उनकी हत्या में दोषी करार दिया सर। अब क्या करें सर इसके बाद? अब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। वहां से एक बड़ी बात देखिए, बात ये नहीं है, बात ये नहीं कि ताहिर हुसैन का तो खैर जो होना था हो गया, और ताहिर हुसैन में सबसे ज्यादा केजरीवाल कूद रहे थे कि वो एकदम निर्दोष है, उनको भाजपा फंसा रही है, पर कोर्ट ने उनके साथ 4 और आदमियों को बाकी सारी धाराओं के साथ 302 का भी मुजरिम ठहराया है। और 302 का मतलब है कि या तो अब उन्हें फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा। परंतु एक बड़ी बात ये, एक अच्छी बात ये है कि 6 साल बाद ही सही अब दिल्ली दंगों पे फैसले आने शुरू हो गए। अब सवाल ये एक उठेगा कि ताहिर हुसैन का मामला फैसले तक पहुंच गया और उमर खालिद और शर्जील इमाम मुकदमा चलने नहीं दे रहे और कहते हैं कि हमको जमानत नहीं मिल रही है। आपको याद होगा जुबैर ने खुद ही एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि साहब हम तो बेंच देख के मुकदमा वापस कर लेते हैं, बेला त्रिवेदी की बेंच थी इसलिए हमने मुकदमा वापस कर लिया। तो आप बेंच हंटिंग कर रहे हैं, आप अपना मुकदमा चलने ही नहीं दे रहे हैं। जब मुकदमा चलने लगता है हर चीज पे आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हकीकत यह है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद अपने मुकदमे को चाहते नहीं कि चले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब वो चलेगा तो उनका भी हश्र वही होगा जो ताहिर हुसैन का होगा। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ताहिर हुसैन के मुकदमे के बाद दिल्ली दंगे से जुड़े हुए बाकी मुकदमे भी जल्दी जल्दी सुनवाई हो इनकी, और शर्जील इमाम और उमर खालिद इन लोगों का भी फैसला हो। इच्छा तो मेरी ये भी है कि साहब इसमें जैसा कि ऑप इंडिया ने दिखाया है, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए, पर सरकार ने किया तो नहीं ऐसा। कॉलिन गोंजाल्विस को भी सर, उसने भी नारे लगाए थे जिस प्रकार के, वो खतरनाक नारे ही थे। नारे तो खैर आरफा ने भी लगाए थे कि स्ट्रेटेजी बदली है, तो स्ट्रेटेजी बदल के अगर उससे कनेक्ट किया जाए तो वो भी नारा खतरनाक ही माना जाएगा। लेकिन एक नारा तो स्पष्ट है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो खुल के कह रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम असम को भारत से काट दें। इससे ज्यादा पुख्ता चीजें आपको क्या सुनने को चाहिए? उसने आगे भी कहा है, बात सिर्फ असम की नहीं है। शर्जील इमाम ने यह भी कहा है कि कोर्टों पर भरोसा न रखें, कोर्ट किसी काम की नहीं है, सड़क पे उतरे और अपना न्याय खुद करें। उसने सीधे सीधे देश में वो आतंकवाद भड़का रहा है। हाँ, तो बहुत गंभीर धाराएं हैं, उनके बड़े गंभीर बयान हैं। बल्कि हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने जब इसको कोर्ट में सुनाया तो जजों को भी समझ में आएगा, वो जजों को उटपटांग कह रहा है, जुडिशरी को उटपटांग कह रहा है। तो ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है सर, वहां पे दो चार और दिल्ली में पास में ड्रामे हो रहे हैं, जहां एक दो ड्रामा आपने देखा होगा कि एक रिपोर्टर कह रहा है कि अनशन करते करते अंततोगत्वा 16वें दिन नहीं रहे सोनम वांगचुक। मैंने एक बार चेक किया न्यूज उसके उतने में ही सुन के कि खुशी के मारे में, एक्चुअली मैं सोचा कि सच में नहीं रहे क्या, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो अभी भी जीवित है, जिंदा है। तो वहां एक अलग चल रहा है, वहां भी नारा शुरू वहीं से हुआ था कि नीट इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान दो, वो भी वापस बुत गिराए जाएंगे तक पहुंचे, फिर उसके बाद पहुंचे शर्जील इमाम तक, उमर खालिद तक, और अब उसके फादर जो कि सिमी के एक्टिविस्ट रहे। सिमी एक्टिविज्म तो था नहीं, खैर सिमी एक आतंकवादी संगठन था जिसे बैन किया गया, तो सिमी के आतंकवादी भी कह सकते रहे, चेयरमैन रहे सिमी के। हाँ, तो आतंकवादी संगठन था तभी तो बैन हुआ ना सर। और तो नहीं, और भाजपा ने नहीं बैन किया है, मनमोहन सिंह की सरकार ने बैन किया 2013 में। हाँ, और उमर खालिद का अब्बा इसका अध्यक्ष था। हाँ, तो यही समझ के बाहर नहीं है कि अपने लड़के के साथ तिहाड़ में क्यों नहीं है। मेरा वही प्रश्न था सर कि ये जो वहां पर चल रहा है ड्रामा, अब आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अब वहां पे जीव जंतु नजर आ रहे हैं, भले भीड़ 150 की हो, भले कोई सीरियस ना ले, लेकिन वहां पर से जो बयान आ रहे हैं वो सीरियस बयान ही आ रहे हैं।
देखिए, मेरा मानना है अभिषेक कि जंतर मंतर पे हो रहा प्रदर्शन भारत की इकोनॉमी में एक रोल अदा कर रहा है। ढेर सारे लोगों को ढेर सारी बिरयानी, आइसक्रीम, हलवा, पूड़ी सब मिल रहा है। बहुत ढेर सारे लोगों को रोजी-रोटी मिल रही है, बड़ी दुकानें चल रही हैं। देश की इकोनॉमी में इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। रही बात सोनम वांगचुक की, तो मैं आपके चैनल पे किसी हद तक कॉन्फिडेंस से एक बात कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक का धरना परसों समाप्त हो जाएगा। अच्छा। परसों केजरीवाल ने घोषित किया है कि उनसे मिलने जा रहे हैं। पहले उन्होंने आतिशी को बेच के माहौल देखा और अब परसों वो उनसे मिलने जा रहे हैं। आज उन्होंने घोषणा की है, ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, केजरीवाल सोनम वांगचुक के धरने को समाप्त करा देंगे जूस पिलाकर। अब सोनम वांगचुक चूंकि केजरीवाल के मॉडल पे ही राजनीति की है उन्होंने, तो केजरीवाल से बेहतर कौन होगा उनके मतलब केजरीवाल का तो वहां कई स्टैंडिंग है ना। ये कॉकरोचेस केजरीवाल का हिस्सा थे, अभिजीत दीप के केजरीवाल का हिस्सा थे, सोनम वांगचुक केजरीवाल के मॉडल पे ही चल रहे थे। तो केजरीवाल ही मेरी अपनी जानकारी ये है कि परसों सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका उपवास तोड़ देंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने सीधे कहा है कि भाई या तो कोई आके तोड़े या मैं खड़ा होके खुद ही अपने हाथ से समोसा खाने लगूंगा, तब तुम लोगों को बुरा लगेगा। दिक्कत यह है कि संसद चलने जा रही है और जब संसद चले जाएगी तो जाहिर सी बात है संसद के बीच में किसी भी तरह का मिनिस्टेरियल शेकअप नहीं होगा, ना ही कोई मंत्री हटाया जाएगा, ना ही कोई लगाया जाएगा। तो इस बात को समझ, और इनको भी मालूम है कि जब तक चलेगी संसद, इतना लंबा चल रही है, जुलाई के अंत तक चलेगी, तो सोनम वांगचुक को मालूम है कि इतनी लंबी संसद चल गई और इतना लंबा धरना चल गया, तो फिर तो सोनम वांगचुक के ऊपर संसद में दुख प्रकट किया जाएगा। तो इसलिए वो संसद शुरू होने से पहले ही अपना धरना समाप्त करना चाहते हैं। और मेरी जानकारी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कॉकरोचों को बता दिया है कि या तो यार किसी को बुला के मेरा धरना तोड़वाओ और नहीं तो समोसा खिलाओ। समोसे से याद आया सर, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं, हिंदुत्व के पिच पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आए हैं और साथ में समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी को बोलना पड़ा, उनके पोल खोलने पड़े कि किस-किस प्रकार के कालनेमी लोग, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई इसका बाप क्या-क्या बोलता था इसके बारे में। इस स्तर तक अब पहुँच गई बातें सर। आप कैसे देख रहे हैं सर उत्तर प्रदेश के चुनावी डेवलपमेंट को? क्या वास्तव में एक नई स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की, या समाजवादी पार्टी लग रहा है कि बस वो मान के चल रही है कि बस इलेक्शन हो जाए किसी तरह और उसके बाद देखेंगे क्या करना है? समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, किसी तरह सत्ता में आना है और इसके लिए जिन अभिमुक्तेश्वर को उन्होंने दौड़ा-दौड़ा के मारा, उसके पैरों में गिरना है तो गिर जाएँ। जिस राम मंदिर को ना बनने देने के लिए गोली चला दी, राम भक्त बनना है तो बन जाएँ। और जो कहा था सब पे उन्होंने वापस जाने में उन्हें कोई संकोच, कोई गुरेज नहीं है। यहाँ तक कि अगर पंडित जी ने कह दिया बाल बढ़ाओ तो बाल बढ़ा रहे हैं और खुद ही कहते हैं, पंडित जी कहते हैं घर से ना निकलो तो मैं घर से नहीं निकलता। पंडित जी कहते हैं दाहिना पैर पहले आगे रख के चलो, दाहिना पैर आगे रख के चलता हूँ। पंडित जी ने तुमसे ये भी कह दिया कि आप अपने किसी भी बयान में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेंगे। पिछले 2 ढाई साल से उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक बार भी नाम नहीं लिया। तो उनको किसी भी तरह ये किन प्रकार से सत्ता में आना, उसमें कहीं कोई आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज है भी नहीं। और लेकिन हमेशा की तरह वो गलत निशाने लगा रहे हैं। जैसे कि वो राम मंदिर में ये हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण एक चोरी और प्रकरण है, उसको वो योगी आदित्यनाथ के सर पे मरना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर जरा सा भी आदमी रैशनल हो तो वो कितना भी योगी विरोधी क्यों ना, उसको पता होना चाहिए कि मोदी और योगी पे वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप नहीं टिकते। आपने इतनी बार चौकीदार चोर कहा, किसी ने मोदी को चोर नहीं माना और कोई योगी को चोर नहीं मानेगा। तो आपके इल्जाम ही गलत हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि जिस राम मंदिर को चोरी को लेकर जो पब्लिक में एक कष्ट था, जो पब्लिक में एक नाराजगी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती थी, वो सारी नाराजगी अखिलेश यादव, केजरीवाल और कांग्रेस ने बीच में पड़ के अपने ऊपर ओढ़ ली है ढाल बन के।
आप जैसे ही पीछे पड़े, लोगों को आपका अतीत याद आ गया। तो अब याद आ गया कि आपने साहब गोली चलवाई थी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा था कोई राम है ही नहीं, केजरीवाल की नानी की बात याद आ गई। तो आप लोगों को अगर इसमें पीछे पड़ना नहीं चाहिए था। आप लोगों को एक बार भाऊ मुझसे कह रहे थे, मेरे को कह रहे थे कि भाई तुम्हारी इतनी लंबी हिस्ट्री शीट है इस मामले में, तुमको तो इस मामले को छूना ही नहीं चाहिए। तुम इस मामले से अलग रहते। अगर ये लोग इस मामले से अलग रहते तो इस बात की एक संभावना बनती थी कि भारत, मतलब जो नाराजगी है पब्लिक के दिल में, जो दुख है, जो क्षोभ है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति डाइवर्ट हो जाता और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। लेकिन द मोमेंट जिस जिस पल आप लोग इस पे कूद पड़े, तो लोगों को आपकी पूरी हिस्ट्री शीट याद आ गई। और सही पूछे तो आपने भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मुद्दे से बचाने के लिए एक शील्ड का, एक ढाल का काम किया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का ये बयान के सनातन ही समाजवाद है, और वो जिस पिच पर जा रहे हैं सर, बड़ा दुख होता है। ठीक है, वो जैसे भी हैं और जिस तरह से भी शंकराचार्य के पद पे बैठे हैं, लेकिन एक गरिमा वो निभाई नहीं जा रही है सर, वो पद की भी लाज नहीं रखी जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ, पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे समटाइम कि योगी आदित्यनाथ की उनसे पद से उनको प्रॉब्लम है। वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है उनको, या उनके मुख्यमंत्री होने के कारण प्रॉब्लम है। इशू कहाँ है सर? इश्यू सर ये है कि जैसे अभी जहां से बात शुरू हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि गोहत्या पे रोक वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जी। पता नहीं कब तक चलेगा। इसी तरह इशू सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट जिस मुकदमे को आज कई दशक से सुन रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद के पहले जो इनके गुरुजी थे, जो इनसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य थे, वो भी फुल टाइम शंकराचार्य नहीं थे, उनका मामला भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार तय कर देना। 80 करोड़ हिंदुओं, मतलब 80% यानी करीब 100 करोड़ हिंदुओं को क्या ये भी जानने का हक नहीं अभिषेक कि उनका शंकराचार्य कौन है? फर्ज कीजिए कि अब बताइए कितने दशक तक हम स्वरूपानंद को शंकराचार्य कह के उनके पैरों में लौटते रहे। अब अगर मानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं वो तो गलत थे, अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं, अब तो उन्होंने शरीर त्याग दिया है, तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने दशकों उनको अपना शंकराचार्य माना? अब इनका शुरू हो गया ड्रामा। अभी मुक्तेश्वरानंद का तो एकदम, इनको तो छत्र नहीं कैरी कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऊपर हर तरह की रोक है, फिर भी ये कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो शंकराचार्य वाला मुकदमा चल रहा है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे तय कर देना चाहिए। और मुझको ये भी लगता है कि इसमें सरकार को भी, क्योंकि सरकार तो पहले से पार्टी है इसमें, सरकार को सुप्रीम कोर्ट, इनके सॉलिसिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए कि साहब इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जानने का हक है कि उनका शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं है। तो इस मुकदमे को जो आप दशकों से सुन रहे हैं, मुझे लगता है 1980 के आसपास से, तो अब आप इसको तय करते हैं। सर आखिरी सवाल, क्या भाजपा ने स्ट्रेटजी बदल दी है? अब कोई भी मतलब क्षत्रप नेता बीजेपी का वो ये नहीं कह सकता डंके की चोट पे कि मेरे बिना इस जिले में इस प्रांत में सरकार बनाना मुश्किल होगा। और इसी संदर्भ में आप दतिया में जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दतिया वाली बात और नरोत्तम मिश्रा की बात को आप पूरे हिंदुस्तान पे एक्सट्रापोलेट ना करें। केंद्र और राज्य में हमेशा इस तरह की बातें चली हैं, सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, केंद्र के नेता चाहते हैं कि सारे उनके राज्य के छत्रप उनके प्रति पूरी तरह वफादार रहें। राज्य के जो छत्रप होते हैं वो सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी चाहते हैं, वही अपनी एक स्वतंत्रता चाहते हैं। पर क्या आप ये मिश्रा जी को क्या आप हेमंत बिश्वा शर्मा से कंपेयर कर सकते हैं, कि योगी से कर सकते हैं, कि शुभेंदु से कर सकते हैं? तो भाई जिसकी जितनी पकड़ है वो उसी हिसाब से रहेगा। और इसको आप पूरी जगह, आप हो सकता है कि आप एक बार इसको मोहन यादव पे लागू कर दें या राजस्थान के भजनलाल शर्मा पे लागू कर दें, पर देखिए अब वो यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी, उन्होंने अपनी जगह बना ली इतने दिनों में, और मजबूत जगह बना ली। तो ये तो राजनीति है अभिषेक, जो जितना ताकतवर उसकी उतनी पकड़, जिससे जो कमजोर पड़ेगा वो। वैसे भी एक बात जान लें कि अगर आपका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चलने लगे
तो भाजपा सरकार में तो मान लीजिए कि फिर कहीं ना कहीं आपका इतना विरोध हो जाता है, आपकी पत्ता कटता है। बहुत ध्यान से देखें कि सम्राट चौधरी, शुभेंदु जैसे लोगों को छोड़ दें, हेमंता जैसे लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसको मुख्यमंत्री बनाया जिसका नाम ही नहीं चला। हाँ, और मैं बस ये जानना चाह रहा था कि पहली नरोत्तम बार मिश्रा का इतना जब नाम चला मुख्यमंत्री, और ये हो रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे तो फिर से गृह मंत्री हो जाएंगे और अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और पिछला चुनाव जो हार गए नरोत्तम मिश्रा, उसमें तो इनके मुख्यमंत्री तक चलने की बात हो रही थी। तो आपको लगता है मोहन यादव को पसंद आएगा? ये शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए, शिवराज सिंह जैसे ताकतवर मुख्यमंत्री के रहते हुए जब नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री बना दिया गया, तो आपको लगता है शिवराज सिंह को ये बात पसंद आएगी? आपको भूलना नहीं चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें राजनेता है, राजनेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी लालसा है, आपसी स्वार्थ है, और स्वार्थ होगा तो टकराव भी होगा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहली बार मैंने ये देखा कि किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता सड़क जाम कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है, और ये खुल करके मामला सामने आया है। और आपका मानना है सर कि अगर नरेंद्र दतिया मोदी में जी ने 2023 में कहा था जी कि मुझे वो कार्यकर्ता पसंद नहीं है जो बेवजह फिल्मी कलाकारों पे टिप्पणी करते रहते हैं। उस वक्त नरोत्तम मिश्रा ने, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, और उस वक्त नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था कि मैं इसको अपने लिए एक डांट मानता हूं, स्वीकार करता हूं, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं इस मामले को नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत नाराजगी से जोड़ के देखता हूं। ओके, इस हिसाब से तो बीजेपी का पूरा आईटी सेल और बीजेपी के सारे समर्थक से मोदी जी को नाराज होना पड़ेगा, जिस हिसाब से बॉलीवुड का बाजा भाजपा ने और भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर बजाना शुरू किया है। बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के समर्थक तो नाथूराम गोडसे को भी प्रमोट करते रहते हैं, पर जब प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था तो मोदी ने कहा था कि मैं इनको दिल से माफ नहीं करूंगा, और उनका टिकट भी कट गया था। उनका टिकट भी कटा। हाँ बिल्कुल, टिकट भी कटा, दिल से माफ भी नहीं किया, ये हमने देखा। हाँ, तो इसी कारण तो फिर अजीत जैसे लोग फिर कहते हैं कि बड़ा आपको तकलीफ होता है सवाना आदमी के चोट लगने पे। दिक्कत तो फिर वहीं आती है ना, फिर दोनों तरफ से। फिर लोग अजीत भारती को भी गलत कहना बंद करते हैं। मैं तो इसलिए बायस भी हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई मेरा एक अच्छा मित्र है, वो अलग बात है। पर बातें तो दर्द तो दोनों तरफ है सर। बस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चल रहा है दोनों तरफ से, और इसी कारण भाजपा जीत रही है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाले में भी दूर-दूर तक कांग्रेस कम से कम नजर नहीं आ रही है। अनुपम सर, आप शो में आए सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शो में दर्शकों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया घूमता आईना और द अभिषेक तिवारी शो को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। राम राम।